हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बड़े आपको याद होगा लास्ट सेशन हमने लाइफ इंश्योरेंस का करा था और हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक अभी तक इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस करे हैं। छोटा चैप्टर है। अब हम आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, तो फटाफट पेन पेंसिल रजिस्टर वगैरह निकाल लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, और आपको याद होगा लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें बेसिकली करना क्या होता है। एक तो वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। वैल्यूएशन बैलेंस शीट से हमारे पास सरप्लस निकलता है। उसके बाद फिर हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसपे हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना सरप्लस अवेलेबल है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना सरप्लस अवेलेबल है। लाइफ फंड जो हमारे पास आता है, करेक्ट, पहले तो हम लाइफ फंड फाइंड करते हैं और लाइफ फंड को फाइंड करने के बाद फिर हमने देखा था वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनती है। हालांकि लाइफ फंड क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है, तो इसलिए हमें डायरेक्टली वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। वैल्यूएशन बैलेंस शीट में लाइफ फंड और नेट लायबिलिटी का जो डिफरेंस होता है वो सरप्लस होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस फाइंड करने के लिए पहले हम सरप्लस को लिखते हैं। कोई इंटरिम बोनस होता है तो उसको ऐड कर देते हैं। और मैंने कहा कोई ऐसे खर्चे जो अभी तक माइनस नहीं हुए हैं या ऐसे प्रोविजन जो हमने अभी तक माइनस नहीं करे हैं या प्रपोज डिविडेंड का अमाउंट हमें माइनस करना पड़ सकता है। और उसके बाद अगर एंटिटी ने ये डिसाइड करा है कि कुछ अमाउंट हमें कैरी फॉरवर्ड करना है तो वो हम माइनस करते हैं। उसके बाद हमें पता लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना अमाउंट अवेलेबल है। अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो अमाउंट अवेलेबल होता है उसमें कुछ हिस्सा पॉलिसी होल्डर्स का होता है 95%, और 5% का हिस्सा जो होता है वो शेयर होल्डर्स का होता है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट सेशन में करी थी। लास्ट सेशन में मैंने ये भी बताया था कि एक बार जब ये डिसाइड हो जाता है कि पॉलिसी होल्डर को कितना अमाउंट ड्यू है, तो उसके बाद फिर ये देखा जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में, या पॉलिसी होल्डर को एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपके हिस्से का जो ये बोनस है उसको आप कैश में लेना चाहेंगे या फिर आप उसको रिवर्सनरी करना चाहेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोनस इन कैश और रिवर्सनरी बोनस की चर्चा भी हम करेंगे। लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। वो कह रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस फंड ऑफ इंश्योरेंस कंपनी ऑन 31/3/2023 इज 60 लाख। तो अब की बार तुम्हें पहले तो लाइफ फंड का बैलेंस पहले से ही गिवन है, करेक्ट। वो कह रहा है कि इस कंपनी ने लाइफ फंड का बैलेंस ऑलरेडी कंप्यूट कर लिया है 60 लाख रुपीस का। इसका मतलब जब इन्होंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो बैलेंसिंग फिगर लाइफ फंड आती है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन वो क्या कह रहा है यहाँ पर, ये जो लाइफ फंड का बैलेंस है बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर डिविडेंड ऑफ 20,000, यानी कि हम इस एंटिटी ने डिविडेंड प्रपोज करा होगा, लेकिन वो कह रहा है जो हमने लाइफ फंड ये कंप्यूट करा है अभी इसमें से डिविडेंड का अमाउंट माइनस नहीं करा है। वो कह रहा है लाइफ फंड जो है वो बिफोर पेमेंट ऑफ डिविडेंड है। फिर कह रहा है वाइल एसेरटेनिंग द अबव फंड फिगर, वो कह रहा है ये लाइफ फंड की फिगर को डिटरमिन करते समय फॉलोइंग आइटम्स वेर ओमिटेड, लेकिन हम इन आइटम को एडजस्ट करना भूल गए। इन आइटम को एडजस्ट करना भूल गए का क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसे क्वेश्चन में जो लाइफ फंड का बैलेंस तुम्हारे पास आ रहा है वो ठीक बैलेंस नहीं है, तो तुम्हें अपने लाइफ फंड के बैलेंस को पहले करेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले करेक्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सबसे पहले आपकी बार तुम्हें क्या करना पड़ेगा? स्टेप नंबर ए के अंदर मैं लिखूंगा डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट बैलेंस ऑफ लाइफ फंड। तो पहले मुझे लाइफ फंड को करेक्ट करना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट बैलेंस, इसका मतलब ये करेक्ट बैलेंस नहीं है क्योंकि वो कह रहा है हम कुछ चीज़ें भूल गए हैं। तो करेक्ट बैलेंस ऑफ लाइफ फंड, तो लाइफ फंड का जो करेक्ट बैलेंस है पहले मुझे वो देखना पड़ेगा। अब लाइफ फंड का करेक्ट बैलेंस देखने के लिए पहले तो जो लाइफ फंड का बैलेंस दिया हुआ है वो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वो कह रहा है लाइफ फंड में 60 लाख रुपए हैं, लेकिन वो कह रहा है जब हमने ये लाइफ फंड कंप्यूट करा तो हम नीचे की दी हुई बातों को लिखना भूल गए। क्या बातें? वो कह रहा है कि जो हमारी ये इंश्योरेंस कंपनी है हमने कुछ इन्वेस्टमेंट करी होंगी और उस इन्वेस्टमेंट पे मुझे 63,000 का इंटरेस्ट भी मिला। कह रहा है ये जो इंटरेस्ट मिला आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स मिला है 10% के हिसाब से। देखो जब आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, करेक्ट, जब आप लोग किसी कंपनी में पैसा लगाते हो, सपोज आपने कुछ पैसा लगाया, वो कंपनी आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट देती है अगर आपने पैसा डिवेंचर्स में या बॉन्ड्स में लगाया है। तो हमारी इंश्योरेंस कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी में पैसा लगाया, उस कंपनी से हमें इंटरेस्ट भी मिला 63,000 का, लेकिन वो कह रहा है कि ये जो इंटरेस्ट मिला
आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स मिला। आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स का क्या मतलब है, आप टैक्स में पढ़ते ही हैं कि जो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, जब वो इंटरेस्ट देती है, करेक्ट, अपने शेयर होल्डर्स को, डिवेंचर होल्डर्स को, बिकॉज हम इंश्योरेंस कंपनी ने डिवेंचर खरीदे हुए हैं या बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, तो हम डिवेंचर होल्डर या बॉन्ड होल्डर है इंश्योरेंस कंपनी। तो ये वाली कंपनी जिसमें इन्वेस्ट करा है उसने हमें इंटरेस्ट दिया होगा, लेकिन इंटरेस्ट कैसे दिया होगा, अगर हमारे हिस्से का इंटरेस्ट 100 रुपये है तो उसमें से 10% माइनस करने के बाद हमें 90 दिया होगा। यानी कि अगर ग्रॉस इंटरेस्ट 100 रुपये का है हमारा, तो इंश्योरेंस कंपनी ने 10 रुपये टैक्स के काटे होंगे और हमारे को कितना पैसा दिया होगा, 90। अब वो कह रहे हैं हमें जो इंटरेस्ट मिला है टैक्स काटने के बाद मिला है, यानी कि नेट इंटरेस्ट मिला है 63,000। यानी कि नेट इंटरेस्ट अगर 60,000 है तो ग्रॉस इंटरेस्ट कितना है, 100 है। और नेट इंटरेस्ट 63,000 है तो ग्रॉस इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, डेट इज 63,000 इंटू 100/90। ऐसा करके तुम्हें ये पता लग गया कि तुम्हारा ग्रॉस इंटरेस्ट 70,000 का था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने इसमें से TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काटा होगा और तुम्हें 63,000 रुपीज़ पे करे होंगे, करेक्ट। पहले तो मैंने यहाँ पर लिखा, ये तो लाइफ फंड है, लाइफ फंड जो कि 60,000 रुपये का है, ठीक है, 60 लाख का, सॉरी। आपको मालूम है कि जब हम P&L अकाउंट बनाते हैं तो हालांकि तुम्हें कभी भी नहीं बनाना होता, लेकिन मैं एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ, कोई भी इनकम होती है तो हम क्रेडिट में लिखते हैं। यानी कि ये इंटरेस्ट जो हमें मिला है हमने इसको लिखा नहीं, अगर हमने इसको लिखा होता तो क्रेडिट साइड में लिखा होता, क्रेडिट साइड में लिखा होता तो लाइफ फंड का बैलेंस बढ़ता। इसका मतलब इंटरेस्ट का ये अमाउंट जो हमें मिला है हमने नहीं लिखा है, जिसकी वजह से लाइफ फंड का बैलेंस कम है, तो मैं इसको बढ़ाऊंगा। तो मैं जब बढ़ाऊंगा तो वैसे तरीका ये है रिफ्लेक्ट करने का, इंटरेस्ट। देखो ग्रॉस इंटरेस्ट तो तुम्हें मिला होगा डेफिनेटली 70,000, तुम्हारा ग्रॉस इंटरेस्ट 70,000 है, लेकिन जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया है उस कंपनी ने 10% टैक्स काटा होगा और ये टैक्स वो कंपनी गवर्नमेंट को जमा कर देती है, आपको मालूम ही है। तो 63,000 की जो नेट इनकम है वो आपने इंक्लूड नहीं करी है, अब आप उसको इंक्लूड कर लेंगे। इज़ इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया कैसे करना है? तो पहले तो मैंने ये लाइफ फंड में इसको ऐड कर दिया, क्योंकि इंटरेस्ट की पेमेंट क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, इंटरेस्ट इनकम है, अगर हमने क्रेडिट में नहीं लिखा है तो उसका मतलब लाइफ फंड का बैलेंस कम है, तो इसलिए उसको बढ़ा रहे हैं। अब उसने यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है, फिर कहता है, इनफैक्ट ये जो भी चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं वो कह रहा है कि हमने इनको जब लाइफ फंड कंप्यूट करा तो हम इनको एडजस्ट करना भूल गए, तो अब हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं बोनस यूटिलाइज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ प्रीमियम 14,000। बोनस यूटिलाइज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ प्रीमियम 14,000 का क्या मतलब है? आपको याद है कल मैंने आई मीन टू से लास्ट सेशन में मैंने आपको रिवर्सनरी बोनस के बारे में बताया था। मैंने बताया था रिवर्सनरी बोनस का क्या मतलब है, कि पॉलिसी होल्डर ये कह रहे हैं कि हमारे हिस्से का जो बोनस है, इस बोनस को आप हमें पे मत करो, जो फ्यूचर में हमने प्रीमियम की इनकम आपको देनी है उस इनकम में से इसको एडजस्ट कर लो, करेक्ट। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई पॉलिसी होल्डर है, अब मान लेते हैं उसने फ्यूचर में प्रीमियम 10,000 रुपये का देना है, 10,000 रुपये का देना है, और मान लेते हैं उसके हिस्से का बोनस 2,000 का है और वो उसको रिवर्सनरी करना चाहता है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी, भाई आपने फ्यूचर में हमें 10,000 देने हैं और हमने आपको लॉजिकली बोनस के 2,000 रुपये देने हैं, पर आप कह रहे हो उसको रिवर्सनरी कर दो, तो हम क्या करेंगे, आपकी जो फ्यूचर की हमें पेमेंट मिलनी है 10,000, उसके अगेंस्ट हमने इसको एडजस्ट कर दिया, तो इसका मतलब आप हमें 8,000 दो। इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं ये 2,000 रुपये और ये 8,000 रुपये आपने हमें पे कर दिए। इज इट क्लियर टू यू? तो बोनस यूटिलाइज्ड फॉर प्रीमियम को एक्चुअली 2 बार हमें लिखना पड़ता है, करेक्ट सर? 2 बार लिखना पड़ता है। क्यों लिखना पड़ता है 2 बार, वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। यानी कि बोनस यूटिलाइज्ड फॉर प्रीमियम का मतलब है कि कंपनी ने जो बोनस लाइफ पॉलिसी होल्डर को देना था, जो बोनस पॉलिसी होल्डर को देना था, अब ये माना जा रहा है कि इतना अमाउंट उस पॉलिसी होल्डर ने प्रीमियम का हमें पे कर दिया।
बात समझ में आई? पहले तो इंश्योरेंस कंपनी इसको इनकम के रूप में लेगी कि ये खर्चा जो हमने पे करना था अब हम नहीं पे कर रहे, हम ये मान रहे हैं कि इतना उसने प्रीमियम पे कर दिया, इसलिए इसको पहले क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे और ऐड करेंगे। समझ में आया? पहले इसको ऐड करा जाता है, प्लस बोनस यूटिलाइज्ड फॉर रिडक्शन इन प्रीमियम। पहले तो इसको ऐड करा जाएगा, रिडक्शन इन प्रीमियम, ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। पहले तो हम इसको क्रेडिट साइड में ऐड करेंगे, 14,000 का अमाउंट है। एक बार तो हम इसको पहले ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? ये मानते हुए कि ये जो हमारी कंपनी ने पैसा देना था हमने दिया तो नहीं है ना, और हम क्योंकि पॉलिसी होल्डर कह रहा है इसको रिवर्स कर दो। इसका मतलब वो कह रहा है कि जो आपने मुझे ये पैसा देना है, मान लो मेरी तरफ से आपको प्रीमियम आ गया, इसलिए पहले तो इसको इनकम के रूप में लिया जाएगा इसका। और वो कह रहा है ये आइटम हमने लिखा नहीं है तो इसलिए अब मैंने ऐड कर दिया। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो बोनस कंपनी ने देना था ये कंपनी का खर्चा भी तो है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये कंपनी का खर्चा भी है। बिकॉज ये कंपनी का खर्चा है तो इसलिए इसको माइनस भी करा जाएगा। अब जब माइनस करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दोबारा से एक बार ऐड करेंगे एक बार माइनस करेंगे, क्योंकि ये आइटम डेबिट में भी आता है क्रेडिट में आता है। क्रेडिट में पहले इनकम के रूप में आता है, डेबिट में खर्चे के रूप में, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का ये खर्चा भी है क्योंकि इतना पैसा हमने देना था। तो बोनस यूटिलाइज्ड, इसलिए इसको एक बार ऐड करा जाता है एक बार माइनस करा जाता है। यूटिलाइज्ड फॉर रिडक्शन इन प्रीमियम, रिडक्शन इन प्रीमियम। तो 14,000 एक बार ऐड होगा एक बार माइनस भी होगा। समझ में आ गया? इसका ट्रीटमेंट का ध्यान रखना है। फिर अगले पॉइंट में उसने क्या लिखा है, डेथ क्लेम कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस। डेथ क्लेम कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस के बारे में आपको याद है, री इंश्योरेंस का टॉपिक हमने जनरल इंश्योरेंस में करा था। जनरल इंश्योरेंस में भी मैंने आपको बताया था क्या होता है कि कभी कभी बहुत रिस्की बिजनेस होता है। मान लेते हैं ये हमारी इंश्योरेंस कंपनी है, हमारी एक इंश्योरेंस कंपनी है और किसी पार्टी से हमें इंश्योरेंस का बिजनेस मिला। अब किसी पार्टी से हमें इंश्योरेंस का बिजनेस मिला तो जाहिर है कि इस पार्टी से हम कुछ प्रीमियम रिसीव करेंगे, और अगर वो हादसा मटेरियलाइज हो जाता है तो हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी 1, हमें इस पार्टी को क्लेम देने पड़ते हैं। क्लेम हमारा खर्चा है, ये हमारी इनकम है। लेकिन कभी कभी जब इंश्योरेंस का बिजनेस मिलता है तो हम इंश्योरेंस का बिजनेस किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, किसी दूसरी पार्टी को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। मान लेते हैं जो भी बिजनेस हमें मिला उसका 25% पोर्शन हमने इंश्योरेंस कंपनी 2 को दे दिया। इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। री का मतलब ही होता है ट्रांसफ़र, डाइवर्ट करना। तो हमें जो बिजनेस मिला था उसका 10%, 25% हमने दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया। अब दूसरी कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जितने भी प्रीमियम हमें मिलेंगे उस प्रीमियम का कुछ परसेंट, जितना भी परसेंट बिजनेस हमने ट्रांसफ़र करा है, मान लेते 25% बिजनेस ट्रांसफ़र करा है, तो जितने भी प्रीमियम हमें मिलेंगे कुछ प्रीमियम हमें इस इंश्योरेंस कंपनी को देने पड़ेंगे, नंबर 1। और इसका ये भी मतलब हो गया कि कल अगर हमें कोई कंपनसेशन या क्लेम इस पार्टी को देना पड़ेगा, करेक्ट, मान लेते किसी कारण से हमें 100 लाख रुपए इस इंश्योरेंस इस पार्टी को देने पड़ गए क्लेम के रूप में। आपको मालूम है कि क्लेम खर्चा होता है, तो अब उस 100 का 25% हम इनसे रिकवर भी करेंगे। यानी कि 100 का 25% कितना हो गया? 25 लाख रुपए हम रिकवर करेंगे। यानी कि क्लेम रिकवर्ड हमारे खर्चे को कम करता है। ये इस पॉइंट का मतलब है। डेथ क्लेम कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस का मतलब है कि एक तरीके से जो हम क्लेम पे कर रहे हैं, अब जितना भी क्लेम मैंने पे करा 100 लाख और 25 लाख मैंने रिकवर कर लिया, तो आपने देखा आपका क्लेम का खर्चा जो था वो 100 से घट करके एक तरीके से 75 का रह गया, करेक्ट। तो अब यहाँ पर इसी पॉइंट से रिलेटेड अगला पॉइंट यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा, उससे पहले एक पॉइंट लिखा है कि डेथ क्लेम इंटीमेटेड बट नॉट येट एडमिटेड। इसका मतलब है डेथ क्लेम इंटीमेटेड,
यानी कि अब किसी पॉलिसी होल्डर या कुछ पॉलिसी होल्डर्स की डेथ वगैरह हो गई होगी, तो उन्होंने अपना क्लेम तो मांग लिया है और क्लेम उनका 36,000 का, हमें 36,000 का खर्चा करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैंने इस खर्चे को लिखा होता तो मैं अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की डेबिट में लिखता, और डेबिट में लिखता तो क्या होता, लाइफ फंड का बैलेंस कम हो जाता। उससे कोई भी चीज़ डेबिट में लिखेंगे तो लाइफ फंड कम होगा, इसलिए मैं डेबिट में हमने अभी तक लिखा नहीं है, तो अब हम लिख रहे हैं इनडायरेक्टली लाइफ फंड को कम कर रहे हैं। तो डेथ क्लेम, अब देखो जो डेथ क्लेम है हमें पे तो करने पड़ेंगे, चाहे हमने अभी तक क्लेम एडमिट नहीं करा है, लेकिन पे तो हमें करना ही है ना। 36,000 हम पे करेंगे, लेकिन 12,000 की हमारी 12 की नहीं, कहाँ चला गया, हाँ 12,000 की हमारी रिकवरी भी हो जाएगी, क्योंकि हमने कुछ जो है इंश्योरेंस का बिजनेस ट्रांसफ़र करा होगा, तो वहाँ से हमें 12,000 की रिकवरी हो जाएगी, जो मैं आपको समझा रहा था। तो 36,000 में से 12,000 रुपीज़ में माइनस करूँगा और आउटर कॉलम में नेट 24,000 का अमाउंट माइनस करूँगा। इज़ इट क्लियर टू यू? ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। अब उसने ये बताया कि इंटरिम बोनस जो है, इंटरिम बोनस 80,000 का है इस पूरे पीरियड का। अब इंटरिम बोनस की चर्चा हम बाद में करते हैं, आपको मालूम ही है इंटरिम बोनस 80,000 का है। फिर कह रहा है नेट लायबिलिटी जो है 50 लाख की है, एंड इट इज़ नाउ प्रपोज टू कैरी फॉरवर्ड, वो कह रहा है इट इज़ नाउ प्रपोज टू कैरी फॉरवर्ड 2,70,000। सारे आइटम हो गए, एक बार चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट हो गया, बोनस हो गया, डेथ हो गया, डेथ क्लेम रिकवर्ड भी हो गया। एक आइटम बीच में और लिखा है, कंसीडरेशन फॉर एन्युइटीज ग्रांटेड। ये कंसीडरेशन फॉर एन्युइटीज ग्रांटेड का क्या मतलब है? देखो, अब ये तुम वैसे टेक्स्ट में पढ़ोगे, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कई तरह की पॉलिसी देती हैं। कुछ पॉलिसीज़ तो ऐसी होती हैं, वो कहती हैं कि भाई मान लेते हैं एक आदमी ने पॉलिसी 20 साल की ली है, तो लॉजिकली लोग पॉलिसी का मतलब यही समझते हैं कि जिसने पॉलिसी ली है वो हर साल 20 साल तक कुछ प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को देगा, और 20 साल के बाद इंश्योरेंस कंपनी उसको कुछ पैसा लम सम में दे देगी, या इस दौरान ऐसा ना हो, लेकिन इन केस अगर उसकी डेथ वेथ हो जाती है तो जो भी पॉलिसी है, मान लेते पॉलिसी 30 लाख की है, तो 30 लाख रुपए उसको मिल जाएंगे। एज ए क्लियरिटी जो भी पॉलिसी का अमाउंट है, जनरली पॉलिसी का मतलब एक आम आदमी यही समझता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कई तरह की पॉलिसीज देती है। कुछ जो होती है उनको एन्युइटीज़ कहा जाता है। एन्युइटीज़ में क्या है, जैसे कि एक आदमी ने एन्युइटी पॉलिसी ली, एन्युइटी पॉलिसी मान लेते हैं उसने कहा जी मैं 20 साल तक के लिए, 20 ईयर्स के लिए ये पॉलिसी लेता हूँ। इसका मतलब है 20 साल तक वो हर साल इंश्योरेंस कंपनी को कुछ प्रीमियम पे करेगा, और 20 साल के बाद एकदम से उसको पॉलिसी, मान लेते हैं पॉलिसी 30 लाख की है, 30 लाख की पॉलिसी है, तो एकदम से उसको 30 लाख नहीं मिलेंगे, उसको हर साल इंश्योरेंस कंपनी कुछ ना कुछ देते रहेगी। ये एक तरीके का रिटायरमेंट प्लान टाइप्स है, इसको तुम ऐसे भी समझ लो, और ये काफ़ी पॉपुलर है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी की बहुत चलती है, ताकि लोग रिटायर हो जाए तो उनको इंश्योरेंस कंपनी से हर साल या हर महीने कुछ इनकम मिलती रहे। ये एन्युइटी प्लान होता है। इज ए क्लियर टू यू? पहले तो एन्युइटी प्लान का मतलब समझ में आ गया कि पॉलिसी के पीरियड के ख़त्म होने के बाद आपको पॉलिसी का अमाउंट पूरा इकट्ठे नहीं मिलेगा, आपको पूरा अमाउंट इकट्ठे नहीं मिलेगा, आपको धीरे 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 कुछ ना कुछ हर महीने हर साल मिलता रहेगा। इज ए क्लियर टू यू? नंबर 1। अब वर्ड क्या लिखा हुआ है, कंसिडरेशन फॉर एन्युइटीज ग्रांटेड। कंसिडरेशन फॉर एन्युइटीज ग्रांटेड, इसका क्या मतलब है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एन्युइटीज ग्रांट करी हैं, दी है, और बदले में आपको कुछ मिल रहा है। जो बदले में आपको मिल रहा है उसको कहते हैं कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन अगेंस्ट एन्युइटी ये आपकी इनकम होती है। तो आपने इस इनकम को नहीं लिखा हुआ है अभी तक, तो आप इस इनकम को भी लिखेंगे, प्लस कंसिडरेशन अगेंस्ट एन्युइटीज, कंसिडरेशन अगेंस्ट एन्युइटीज। तो एन्युइटीज का मतलब ये जो आपने पॉलिसी इशू करी हुई है उसके अगेंस्ट आपको कुछ प्रीमियम मिल रहा है, उसको हम कंसिडरेशन कह देते हैं एन्युइटीज के केस में। करेक्ट, कंसिडरेशन अगेंस्ट एन्युइटीज ग्रांटेड, और ये अमाउंट तुम्हें दिया हुआ है 9,000। अगर मैंने इसको लिखा होता तो अपने P&L की क्रेडिट पे लिखा होता, जो कि हमने ये आइटम लिखे नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा लाइफ फंड है, प्लस माइनस करने के बाद 60,48,000 की फिगर आपकी आ जाएगी। अब आपको पता लग गया कि आपका लाइफ फंड जो है हकीकत में इतना था। समझ में आ गया?
अब लाइफ फंड, इस क्वेश्चन में तुम्हें लाइफ फंड भी पता करना पड़ गया, कभी कभी क्वेश्चन तुम्हें ऐसा मिल सकता है। अब तुम्हें मालूम है कि इसके बाद हम क्या करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है हम वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसको बनाना बेहद आसान सा काम है। जो तुम्हारा ये करेक्टेड लाइफ फंड है, पहले तो तुम उसको लिख दोगे 60,48,000, और अब तुम देखो कि नेट लायबिलिटी कितनी है। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें लिखा था कि नेट लायबिलिटी 50 लाख की है, तो 50 लाख आपने लिख दिया। लास्ट सेशन में मैंने बताया था नेट लायबिलिटी कौन डिटरमिन करता है, अकाउंटेंट या एक्चुअरी? एक्चुअरी डिटरमिन करता है। एक्चुअरी कौन होते हैं? वैल्यूअर होते हैं। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम सरप्लस कह देते हैं। तो अब हमारा सरप्लस की फिगर भी आ गई। अब सरप्लस की फिगर, इन दोनों का जो डिफरेंस है 10,48,000 की आ गई। तो 10,48,000 आपका सरप्लस है, यानी कि आपका ओवरऑल प्रॉफिट तो 60,48,000 का था, लेकिन उसमें से आपको कुछ अमाउंट देना पड़ सकता है। तो अब आपके पास, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस के पास जो अमाउंट बचा है वो 10,48,000 का बचा है। अब इसमें से कितना डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए है, इसके लिए मुझे थर्ड स्टेटमेंट की तरफ आना पड़ेगा। अपनी तीसरी स्टेटमेंट में मैं ये देखना चाहूँगा कि जो ये सरप्लस है इसमें से हम कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अब मैंने डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस कंप्यूट कर, अब डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस कंप्यूट करने के लिए मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस। अब डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस कंप्यूट करने के लिए लास्ट सेशन से मैं आपको बताते चला आ रहा हूँ कि हमें क्या करना है। करेक्ट, हमें क्या करना है। जो डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस होता है, सबसे पहले तो हम सरप्लस एज पर वैल्यूएशन बैलेंस शीट इसमें लिखते हैं। तो सरप्लस एज पर वैल्यूएशन बैलेंस शीट कितनी निकली थी? सरप्लस एज पर वैल्यूएशन बैलेंस शीट 10,48,000 की निकली थी या नहीं निकली थी? सर बिल्कुल निकली थी। फिर मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि अगर लास्ट अकाउंटिंग पीरियड से लेके करंट ईयर के बीच में हमने कोई इंटरिम बोनस पे करा है तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो इंटरिम बोनस क्वेश्चन में दिया हुआ था 80,000 का पे हुआ है। फिर मैंने ये भी बताया था कि हमें कुछ खर्चे माइनस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि प्रोविज़न फॉर लॉस, यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वगैरह के लिए प्रोविज़न बनाना पड़ जाए, पर ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है। लेकिन मैंने लास्ट सेशन में ये भी बताया था कि अगर कोई प्रपोज डिविडेंड होगा तो वो माइनस करेंगे। तो लिखा है इस क्वेश्चन में कि कंपनी ने 20,000 रुपये का डिविडेंड प्रपोज करा है, तो इसलिए मैं 20,000 रुपीज़ इसमें से माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि देयर इज़ ए प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रपोज डिविडेंड 2,70,000 का था। सॉरी, मैंने 20,000 बोल दिया। अच्छा हुआ मैंने देख लिया, कई बार मुझे भी याद नहीं रहता। तो 2,70,000 का अमाउंट प्रपोज डिविडेंड का है, वो भी तुमने इसमें माइनस करना है। इज इट क्लियर टू यू? प्रपोज डिविडेंड 2,70,000 है कि इट इज़ नाउ प्रपोज टू कैरी। अच्छा, ये तो कैरी फॉरवर्ड है, तो इसका मतलब प्रपोज डिविडेंड हमने पढ़ा तो था। प्रपोज डिविडेंड कहाँ चला गया? प्रपोज डिविडेंड का अमाउंट, अच्छा ये शुरू में दिया हुआ है। प्रपोज डिविडेंड का अमाउंट 20,000, तो ठीक ही था, मुझे याद। प्रपोज डिविडेंड का अमाउंट 20,000 है, ये शुरू में दिया हुआ है। प्रपोज डिविडेंड इज 20,000, तो ये भी आपने माइनस करना है। प्रपोज डिविडेंड माइनस करेंगे। और अब कंपनी ने ये भी लिखा है कि कुछ अमाउंट हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो जो अमाउंट कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो 2,70,000 है, वो भी तुम माइनस कर दोगे। तो इससे तुम्हें ये पता लग गया कि प्लस माइनस करने के बाद तुम्हारे पास 8,38,000 की फिगर आ गई। ये 8,38,000 ये बता रहा है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इतना अमाउंट है। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करा जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करा जाता है उसके लिए मैं तुम्हें लास्ट सेशन में बता ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी डिस्ट्रीब्यूशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन जब तुम करोगे तो मुझे 8,38,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 8,38,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पहले तो मैं ये देखूंगा भाई इसका 5% कितना है और 95% कितना है। मैंने कहा ये तो रूल है, 5% हमने किसको देना होता है? शेयर होल्डर्स को देना होता है। तो शेयर होल्डर के हिस्से में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का जो हिस्सा आएगा वो केवल 5% आएगा। तो 5% ऑफ 8,38,000 तुम कंप्यूट करोगे तो ये आ जाएगा 41,900।
तो इतना अमाउंट तो शेयर होल्डर्स के खाते में चला जाएगा। और पॉलिसी होल्डर PH, पॉलिसी होल्डर्स को कितना मिलता है? 95% मिलता है। तो 95% ऑफ 8,38,000 तुम कंप्यूट करोगे तो डैट विल बी इक्वल टू 7,96,100, नहीं 7,96,100, राइट। मैंने कल एक चीज़ बताई थी, उनके हिस्से का इतना बोनस तो बनता है। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है वो बोनस कहलाता है। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर को दिया जाता है वो डिविडेंड कहलाता है। तो इतना बोनस इनको मिल रहा है। लेकिन कुछ बोनस जो इंटरिम बोनस है वो इनको पहले ही मिल चुका है। तो इंटरिम बोनस की फिगर में अब माइनस कर देता हूँ। इंटरिम बोनस 80,000 का है। तो 80,000 का अमाउंट माइनस करने के बाद हमें ये पता लग गया कि कितना बोनस अभी हमने इनको देना है। तो 7,16,100 रुपये का बोनस अभी ड्यू है। इतना बोनस ड्यू है। अब इस क्वेश्चन में उसने आगे कुछ लिखा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन में मुझे बोनस इन कैश भी कंप्यूट करना पड़ेगा। अब उसने ये लिखा है कि कंपनी डिक्लेयर्ड ए रिवर्सनरी बोनस ऑफ ₹12 पर शेयर पर ₹1,000। कल भी मैंने बताया था, कंपनी जब ये डिसाइड करती है कि हमने बोनस कैश में इतना देना है और रिवर्सनरी बोनस इतना देना है, तो कंपनी के जो बोनस के रेट होते हैं वो 1,000 पर के हिसाब से होते हैं। जैसे कि वो कह रहा है रिवर्सनरी बोनस तो हर 1,000 रुपये पे 12 रुपये का है, और जो कैश बोनस है हर 1,000 पे 5 रुपये का है, हर 1,000 पे 5 रुपये का है। ये उसने क्वेश्चन में दे दिया। अब मैंने लास्ट सेशन में ये भी बताया था, जब भी तुम ये बोनस इन कैश और रिवर्सनरी बोनस कंप्यूट करोगे तो तुम्हें क्वेश्चन में जरूर दिया होगा कंपनी का टोटल बिजनेस कितने का है। वो कह रहा है कंपनी का टोटल बिजनेस 15 करोड़ का है। और तुम्हें यह भी दिया होगा कि कितने लोगों ने बोनस कैश में लिया। 40% ने कैश में लिया, तो इसका मतलब बचे हुए जो 60% है उन्होंने रिवर्स करा। इज इट क्लियर टू यू? तो इनको देखते हुए हम आगे की कैलकुलेशन सब कर सकते हैं। तो अब मैंने जो अगला स्टेप है इस क्वेश्चन में, फोर्थ के बाद, ये तो हमने कर ही लिया। अब हमने जो फिफ्थ स्टेप है उसके अंदर मैंने लिखा बोनस इन कैश, बोनस इन कैश एंड रिवर्सनरी बोनस। एंड रिवर्सनरी बोनस मैंने शॉर्ट फॉर्म में RB लिख दिया, करेक्ट। ये कंप्यूट करने के लिए मैंने लास्ट सेशन में भी तुम्हें बताया था, सबसे पहले तो तुम क्या करोगे, ये देखोगे कि टोटल बिजनेस कितने का है, इंश्योरेंस कंपनी का टोटल बिजनेस कितने का है। तो लिखा हुआ है कंपनी का जो टोटल बिजनेस है वो 15 करोड़ का है। देखो ये सारी फिगर लैक्स में दी हैं, तो तुम क्या करो, इसको पूरा ही लिख लो, 15 करोड़। करोड़ में 7 जीरो होते हैं ना, हाँ, तो इसका मतलब ये 15 करोड़ लिख दिया या 1,500 लैक्स लिख दिया। खैर, इतने का बिजनेस है। मैंने कल भी बताया था इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि इतने वर्थ ऑफ पॉलिसी होल्डर हैं या इतनी वर्थ ऑफ पॉलिसी इस कंपनी ने इशू करी हुई है। इसका मतलब इस कंपनी ने 15 लाख वर्थ रुपीस की पॉलिसी इशू करी हुई है, ये मतलब है। एनीवे, अब मैंने ये भी बताया था जो टोटल बिजनेस फोर्स में है। अच्छा, टोटल बिजनेस फोर्स में अब मुझे ये कंप्यूट करना है कि इसमें से कितने लोग जो हैं बोनस कैश में लेना चाहते हैं। तो ऑप्टिंग फॉर कैश बोनस, ऑप्टिंग फॉर कैश बोनस। अब कितने पॉलिसी होल्डर बोनस कैश में चाहते हैं, तो ये देखने के लिए पहले तो ये देखो कि टोटल कंपनी का बिजनेस 1,500 लाख का है। तो पहले तो 40% इसका कंप्यूट करो। तो 40% ऑफ 150 लैक्स, नहीं सॉरी 1,500 लैक्स, 1,500 लैक्स लिख दिया मैंने, ठीक है ना भाई। ये 1,500 लैक हो गया ना, 1,500 के बाद 5 जीरो हैं, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो 40% ऑफ 1,500 लैक्स आ जाता है 600 लाख। इसका मतलब है कि 600 लैक्स के जो पॉलिसी होल्डर हैं वो बोनस कैश में चाहते हैं। समझ में आया? वो कैश में चाहते हैं। अब ये कैश में चाहते हैं तो इनको कितना कैश बोनस मिलेगा, अमाउंट ऑफ कैश बोनस। तो अमाउंट ऑफ कैश बोनस इनको कितना कैश में मिलेगा,
कैसे कंप्यूट करेंगे? तो तुम्हें इसके लिए पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कैश बोनस का रेट कितना है। जैसा कि अभी कुछ लम्हा पहले मैंने तुम्हें बताया था कि इस कंपनी ने जो बोनस दिया है, हर 1000 पे 12 रुपये तो रिवर्सनरी बोनस है, लेकिन हर 1000 पे 5 रुपये के हिसाब से कैश बोनस है। यानी कि 1000 रुपीज़ की अगर पॉलिसी है तो 5 रुपये का बोनस मिल रहा है। और 600 लाख की पॉलिसी है, क्योंकि जो बोनस कैश में लेना चाहते हैं, 600 लाख वर्थ के पॉलिसी होल्डर बोनस कैश में लेना चाहते हैं, तो 600 लाख पे पॉलिसी का कितना अमाउंट मिल जाएगा? तो 600 लैक्स इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1000, ऐसा करके तुम्हें ये पता लग जाएगा कि कितना बोनस ये आ रहा है। तो अब अगर मैं इसको कंप्यूट करूँ तो ये कितना आ जाएगा भाई? पहले तो ये देखो, 1000 पे 5 रुपये 600, 600 इंटू 5 दिस, ये आ जाएगा 3 लाख। 3 लाख ही आ रहा है ना, या 30 लाख आ रहा है? कैलकुलेट करना पड़ेगा, कई बार मुझे भी प्रॉब्लम हो जाती है। 600 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1000, तो 3 लाख ही आ रहा है। खैर, तो 3 लैक्स, तो इसका मतलब 3 लाख रुपए का बोनस तो कैश में मिलेगा। और इसी तरह से अब मैं यहाँ पर लिखूँगा बी, ऑप्टिंग फॉर रिवर्सनरी बोनस। ऑप्टिंग का मतलब जो ऑप्ट कर रहे हैं, ऑप्टिंग फॉर रिवर्सनरी बोनस। तो रिवर्सनरी बोनस 40% ने कहा हमें कैश बोनस चाहिए, तो इसका मतलब 60% जो है उनको क्या चाहिए? रिवर्सनरी बोनस चाहिए। तो 60% ऑफ टोटल बिजनेस 1500 लाख का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1500 लाख के पॉलिसी होल्डर्स जो हैं, उसमें से 1500 का जो 60% है, यानी कि 900 लाख के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, वो चाहते हैं कि उनको जो है बोनस रिवर्सनरी कर करके मिले। यानी कि वो अब कैश में नहीं चाहते, उनको अपना बोनस जो है वो रिवर्सनरी करना है। रिवर्सनरी का मतलब है फ्यूचर जो प्रीमियम हमने पे करना है उसके अगेंस्ट हम एडजस्ट कर देंगे। अब इनको कितना अमाउंट मिलेगा या इनके हिस्से का कितना अमाउंट बनता है? अमाउंट ऑफ रिवर्सनरी बोनस। तो रिवर्सनरी बोनस का पहले तो तुम्हें रेट देखना पड़ेगा। हर 1000 रुपये पे रेट जो है वो 12 रुपये का है रिवर्सनरी बोनस का। तो जो 900 लाख के पॉलिसी होल्डर हैं जो रिवर्सनरी बोनस चाहते हैं, तो उनके हिस्से का बोनस कितना बन जाएगा? 900 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 1000। ऐसा कर करके हमें ये पता लग गया 10.80 लैक्स का जो बोनस है वो रिवर्सनरी है। इस तरीके से कंप्यूट करा जाता है। वैसे तो तुमसे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी तुम्हें हर चीज़, हर चैप्टर की आखिरी सीमा तक मालूम होनी चाहिए। पॉइंट यहाँ पर ये है। 6, अगर मैं तुमसे पूछता एंट्रीज भी ज़रा बता सकते हो तो बता दो। तो एंट्रीज में कैसे करता, रिवर्सनरी बोनस की और इसकी एंट्रीज कैसे करी जाती है मैं तुम्हें यह भी बता देता हूँ। पहले तो मैं लिखता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस इन कैश। जाहिर है कि बोनस इंश्योरेंस कंपनी के लिए खर्चा है, तो उसको हम डेबिट करेंगे बोनस इन कैश 3 लाख। ये तो हो गया कैश बोनस की एंट्री। इज इट क्लियर टू यू? कैश बोनस की एंट्री के अलावा फिर मैं दूसरी एंट्री लिखता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिवर्सनरी बोनस। मैंने अभी बताया था रिवर्सनरी बोनस भी आपके लिए खर्चा है। रिवर्सनरी बोनस बड़ा लंबा सा वर्ड हो जाता है, रिवर्सनरी बोनस। तो 10.80 का रिवर्सनरी बोनस है, 10.80 का। इज इट क्लियर टू यू? अब उसके बाद एक्चुअली जो रिवर्सनरी बोनस है एक बार तो खर्चा है, लेकिन ये तुम्हारे लिए इनकम भी है। किस तरीके से? इसका मतलब है इतना प्रीमियम आपको मिल गया, क्योंकि इसको हमने फ्यूचर के प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट करना है ना। तो यही वजह है कि जो रिवर्सनरी बोनस होता है उसको हम बाद में दोबारा से लाइफ फंड में क्रेडिट कर देते हैं। तो रिवर्सनरी बोनस जो है वो लाइफ फंड को बढ़ा देता है। रिवर्सनरी बोनस अकाउंट डेबिट टू लाइफ फंड। तो ये तुम्हें एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट मालूम होना चाहिए। तो लाइफ इंश्योरेंस
कि हर चीज़ अब तुम्हें पता लग चुकी है। इज इट क्लियर टू यू? क्या क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, अब तुम्हें ये सारी चीज़ पता लग गई है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था? अब क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको अब तुम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं? कह रहे फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ लिव वेल लाइफ एश्योरेंस कंपनी प्रिपेयर ए वैल्यूएशन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2023. ऑल्सो पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजेक्शन। ये भी कह रहे हैं अब की बार तुम्हें जो बैलेंस दिया है, एक तो 1/4/2022 को दिया है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। करेक्ट, करंट ईयर की बिगनिंग का बैलेंस दिया है, जबकि हमारा इंटरेस्ट ईयर के एंड का, लाइफ फंड जो ईयर के एंड में होता है उससे होना चाहिए। कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दिया होगा, ये भी ध्यान रखना। फिर इंटरिम बोनस हमने पे करा है 25 लाख का। बैलेंस ऑफ रेवेन्यू अकाउंट, देखो जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाती है ना, तो उसको रेवेन्यू अकाउंट भी कहते हैं। तो अब उसने हमें बताया कि ईयर के एंड में बैलेंस ऑफ रेवेन्यू अकाउंट का मतलब लाइफ फंड, ईयर के एंड में लाइफ फंड इतना है, तो हमें तो ईयर के एंड वाले लाइफ फंड से मतलब होता है। और कह रहे हैं नेट लायबिलिटी हमारी जो है वो 165 लाख की है। नेट लायबिलिटी कितने की है? 165 लाख की है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया जी। पहले तो हमने नॉर्मल, अभी मैंने जानबूझ के नीचे नहीं पढ़ा, पहले तो हमने नॉर्मल तरीके से सॉल्व करा। नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने का मतलब है जो ये ओपनिंग बैलेंस तुम्हें दिया है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लाइफ फंड का क्लोजिंग बैलेंस कितना है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ फंड का जो क्लोजिंग बैलेंस है अपनी वैल्यूएशन बैलेंस शीट में तुम उसको लिखोगे। फिर तुम्हारी जो नेट लायबिलिटी तुमने देखा था 165 लाख की है, वो तुमने लिखी। तो बैलेंसिंग फिगर तुम्हारी क्या आ जाएगी? सरप्लस आ जाएगी। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब जब सरप्लस आ जाता है तो फिर हम कंप्यूट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस। जो वैल्यूएशन बैलेंस शीट से सरप्लस लिखा, आराम से पहले उसको लिखो। क्वेश्चन में लिखा है इंटरिम बोनस पे करा गया है 25 लाख का, ये लिखा हुआ है। तो 25 लाख का जो इंटरिम बोनस पे करा हुआ है हमने, वो ऐड कर दिया। यानी कि ये इंटरिम बोनस नहीं पे करा होता तो मेरा सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 100 लाख का होता। प्रोविजन फॉर डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, कोई प्रपोज डिविडेंड की भी नहीं है। इसका मतलब अभी 100 लाख है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और इस क्वेश्चन में कोई कैरी फॉरवर्ड कर रही है कंपनी, ऐसा भी नहीं दिया है। तो इसका मतलब पूरा 100 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब हम अवेलेबल अमाउंट निकल आता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम दिखाते हैं। तो शेयर होल्डर का हिस्से में 5 आएगा, 5%। पॉलिसी होल्डर का हिस्से में प्रॉफिट का ये हिस्सा आएगा जिसको तुम बोनस बोलोगे। तो 95 लाख का बोनस पॉलिसी होल्डर के हिस्से में आया। पर उस 95 में से तुम उनको 25 इंटरिम बोनस के रूप में पहले पे कर चुके हो, तो ड्यू अमाउंट 70 लाख का है। यहाँ तक तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अब हमें वही चीज़ करनी है। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कंपनी ने रिवर्सनरी बोनस दिया। अब रिवर्सनरी बोनस का जो रेट है उसको तुमने ध्यान से देखा, 185 है 1000 रुपये पर। और बोनस इन कैश का जो रेट है वो 105 रुपये है 1000 रुपये पर। पहले तो ये रेट्स अलग से कहीं लिख लिए या ध्यान रखा इसका। वो कह रहा है कंपनी का टोटल बिजनेस 600 लाख का है। अब जो टोटल बिजनेस 600 लाख का है उसमें से कितने लोग, अब वो ये भी कह रहा है कि जो 600 लाख का बिजनेस है उसमें से 3/5 पॉलिसी होल्डर जो हैं वो बोनस कैश में लेना चाहते हैं। करेक्ट, 3/5 पॉलिसी होल्डर बोनस कैश में लेना चाहते हैं। तो इसका मतलब 2/5 जो हैं वो अपना बोनस रिवर्सनरी करना चाहते हैं। तो इसके लिए तुमने यहाँ पर लिखा पहले तो कुछ इस तरीके से, पहले तो टाइटल है कैलकुलेशन ऑफ बोनस पेएबल इन कैश एंड रिवर्सनरी बोनस। अब टोटल बिजनेस 600 लाख का है। कितने लोग बोनस कैश चाहते हैं? ऑप्टिंग फॉर बोनस इन कैश मैंने बताया 3/5, यानी कि 600 लाख के पॉलिसी होल्डर में से 360 लाख के पॉलिसी होल्डर बोनस कैश में चाहते हैं। और जो बच गए 2/5, जाहिर है कि वो अपने बोनस को रिवर्स करना चाहते हैं। तो बोनस पेएबल इन कैश कितना होगा? अभी मैंने बताया था कि जो कैश बोनस का रेट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, हर 1000 रुपये पर 105 का दिया हुआ है। 1000 रुपये पर 105 का है। और 360 लाख के पॉलिसी होल्डर अपना बोनस कैश में चाहते हैं। तो 360 × 105 डिवाइडेड बाई 1000 ये मैंने करके यहाँ लिखा हुआ है। तो
तो इसका मतलब इतना अमाउंट जो है 37.80 lakhs ये बोनस इन कैश होगा। इसी तरह रिवर्सनरी बोनस के लिए पहले तो रेट देखेंगे, हर 1000 पे 185 रुपये है और 240 लाख के जो पॉलिसी होल्डर हैं वो अपने बोनस को रिवर्स करना चाहते हैं। तो 240 इंटू 185 डिवाइडेड बाई 1000 करके आपको ये पता लग गया कि रिवर्सनरी बोनस का अमाउंट कितना होगा। इज इट क्लियर टू यू? क्वेश्चन नंबर 5 हार्डली 1 मार्क का क्वेश्चन या 2 मार्क का है। इसमें बस तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करना है, सरप्लस फाइंड करना है। तो लाइफ फंड दिया हुआ है, नेट लायबिलिटी दी हुई है, जो डिफरेंस आ गया करेक्ट, सरप्लस भी प्रॉफिट ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको तुम्हें खुद कर लेना है। वो क्यों कर लेना है? क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन अभी मैंने करा था। इसमें भी जो लाइफ फंड का बैलेंस है 62,21,310 तुम्हें दिया हुआ है और वो कह रहा है कि ये जो बैलेंस है बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट दी फॉलोइंग आइटम्स, यानी कि ये आइटम्स हमने अभी तक एडजस्ट नहीं करे हैं। अभी मैंने तुम्हें बताया था जब मैंने क्वेश्चन करा था, एक तो क्लेम्स रिकवर्ड अंडर री इंश्योरेंस है, ये चीज़ तुम्हारे क्लेम्स की पेमेंट को कम करेगी। तो तुम्हारी जो क्लेम की पेमेंट है 26,500 है, तो तुम क्या करना, तुम्हारी 26,500 में से पहले तो 12,000 माइनस कर देना। अब जो आएगा वो तुम्हारा नेट एक्सपेंस है। इस खर्चे को तुमने अभी तक लिखा नहीं है तो अब वो तुम लिख देना। बोनस यूटिलाइज मैंने कहा एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। इंटरेस्ट एक्रूड तुम्हें ऐड कर देना है। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, देखो प्रीमियम तुम्हारी इनकम होती है तो ये भी ऐड कर देना। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरह तुम्हारे पास करेक्टेड लाइफ फंड आ जाएगा। क्वेश्चन में सिर्फ करेक्टेड लाइफ फंड फाइंड करना है इसमें, तो करेक्टेड लाइफ फंड तुम्हारा इतना आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो ये है, मैंने पहले ही कहा था ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दी हुई हैं। तो मैंने कहा था आज के इस सेशन में हम इसको फिनिश कर देंगे, इसमें कुछ और है नहीं। तो इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टाइम टू से गुड बाय।